औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, कल हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी स्टार्ट की थी, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली। आज इंशाल्लाह हम इसको कवर भी करते हैं और साथ साथ में ब्रूपिन ब्रेनर की जो थ्योरी है इकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, और उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, कल हमने थोड़ा पढ़ा था लेकिन रिवाइज करता हूँ। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, स्टेज 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, एंड स्टेज 8 इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, तो कल हमने जो स्टार्ट किया था स्पेसिफिकली ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से, हमने कहा था कि ये जो फर्स्ट स्टेज है ये बर्थ से लेके 18 मंथ तक है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है होप। और चाइल्ड का जो ज्यादातर रिलेशन होता है वो अपनी मदर के साथ होता है। ठीक है, और जो मेन इसकी एक्टिविटी होती है वो फीडिंग होती है, क्योंकि एक बच्चा है 18 महीनों का, तो वो क्या करेगा, फीडिंग करेगा, उसका ताल्लुक माँ के साथ होगा, और उसमें ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रही होती है। मैंने आप लोग को एग्जांपल भी दिया था कि जिस तरह हम एक बच्चे को हवा में उछाल लेते हैं, बच्चा हंसता है क्योंकि उसको ट्रस्ट है अपने बाप के ऊपर, उसको ट्रस्ट है अपनों के ऊपर। दैट्स वाई अगर इसी स्टेज से सक्सेसफुली गुजरता है एक बच्चा, तो मीन के उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो होप होगी। ठीक है, बच्चा बाद में होपफुल होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल। तो फर्स्ट जो स्टेज है इसका जो स्ट्रेंथ है वो है होप। ठीक है, स्टेज 2 हमने पढ़ा था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, खुद मुख्तारी। ठीक है, इसी एज में 3 ईयर तक ये एज है। सिगमंड फ्रूड भी कहता है कि ये जो एज है, दिस इज समथिंग, उन्होंने इसको नाम दिया था एनल स्टेज। जो एरोजेनस जोन है वो है यहाँ पर एनल, लेकिन ये चूंकि साइको कल्चरल और साइको सोशल साइड पे बात कर रहा है, दैट्स वाई ये कहता है कि यहाँ पर जो ऑटोनॉमी और शेम एंड डाउट होगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, विल। बच्चे को क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। बच्चे को आज़ादी दे दो, क्या करेगा, अपने माँ के साथ अपने पेरेंट के साथ वो खेलेगा। वो बेशक तोड़ फोड़ भी करेगा, अपनी शरारती भी करेगा, लेकिन उसको डिस्करेज ना करो। अगर इसी स्टेज पे ये डिस्करेज हो जाए या माँ बाप थोड़ी गफलत से काम ले, तो यहाँ पर ये जो फिक्सेशन होगी, तो बाद में टाइलर ट्रेनिंग, और या जो उन्होंने ड्रिंकिंग में मसला होगा, या वो जो सेगमेंट फ्रीड ने कहा था कि जो स्मोकिंग, बाद में बच्चा जो है वो स्मोकिंग करेगा, या इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो है वेल। ये अच्छा, अभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार, अल्लाह खैर करे। अच्छा, आवाज़ पहुंच रही है मेरी, हिजरान भाई? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके जी, ओके। तो ये मैंने कहा था कि ये जो दूसरा स्टेज है अटानमी और से शेम एंड डाउट, अगर पेरेंट थोड़ा गफलत करे, या पेरेंट जो है वो अपने जो चिल्ड्रन होते हैं उस पर फोकस ना करे, उसका केयर ना करे, तो जो बच्चे में आएगी, तो वो इनडिक्वेसी और सेल्फ डाउट, इस तरह की चीज़ें उसमें आएगी। और टीचर जो होगा, और सॉरी, जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, उसमें शेम और डाउट जो है वो डेवलप होगा, ना कि वो ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा, ना कि वो खुद मुख्तारी की तरफ जाएगा। ये भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये देखो 6 ईयर तक है, तो अभी बच्चा क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है। जब क्रिएटिविटी की तरफ जा रहा है, तो मीन के यहाँ पर जो रिलेशनशिप है 3 ईयर टू 6 ईयर, वो फैमिली के साथ है, चिल्ड्रन की। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, पर्पस। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्पस है वो थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाता है बच्चे का। और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट के दरमियान है। ठीक है, या तो बच्चा इनिशिएटिव हासिल करेगा या वो गिल्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर यही से वो सक्सेसफुली गुजरता है, फिक्सेशन नहीं होती, तो मीन कि उसमें एक पर्पस, कि मेरे जिंदगी का एक मकसद है, बाद में एक हर एक चीज को पर्पसफुली देख के वो टाइप ऑफ इंटेलेक्ट होगा। ठीक है, तो की इवेंट यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर अगर इंडिपेंडेंस इसलिए है कि चूंकि 3 to 6 ईयर ये जो है प्ले एज है, ठीक है, और बाद में 6 ईयर 7 से 12 ईयर ये जो है गैंग एज है। तो वहां पर
बच्चे जो है ज़्यादातर खेलते हैं, और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर फैमिली के साथ इनका कंसर्न होता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पर्पस है। ठीक है, ये भी हम यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि क्लास जो थी कल वो डिस्कनेक्ट हो गई। इससे आगे हम पढ़ते हैं अभी जो है वो थोड़ा डिटेल में। अच्छा, फोर जो स्टेज है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये देखो, इंडस्ट्री का मतलब ये है डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, किसी प्रोडक्टिव काम की तरफ जाना या किसी प्रोडक्टिव वर्क की तरफ जाना। तो अभी ये जो बच्चा है ये कोशिश कर रहा है, 12 ईयर तक है, लेट चाइल्डहुड एज भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 to 6 है या 3 to 6 है, और लेट चाइल्डहुड जो है वो है 7 to 12। ये जो एज है, तो इसी एज में कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के दरमियान है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंफीरियरिटी क्या होती है? कंसिडरिंग योर सेल्फ सबॉर्डिनेट। जब आप अपने आप को सबॉर्डिनेट शो करते हो, दिस इज समथिंग इन्फीरियरिटी। और इंडस्ट्री का मतलब ये है फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिव वर्क, ऑन प्रोडक्टिविटी। जब आप में प्रोडक्टिविटी का सेंस यहाँ से डेवलप होना शुरू होता है, तो या तो आप में वो सेंस डेवलप होगा या आप में इंफीरियरिटी डेवलप होगी। ठीक है, अगर इसी स्टेज से एक बच्चा गुजरता है, देखो यहाँ पर रिलेशनशिप कहाँ है? नाइबर के साथ है, स्कूल के साथ है, पीर ग्रुप के साथ है, क्योंकि ये स्कूल एज भी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल स्कूल के जो बच्चे जो एज है वो 6 to 12 के दरमियान, बल्कि 8 to 12, 9 to 12 इसी के दरमियान ही मिडिल स्कूल के एज वाले बच्चे आते हैं। तो इसका जो इंटरेक्शन है वो अपने क्लास फेलोज और अपने पीयर्स ग्रुप के साथ, इसको हम पीर ग्रुप कहते हैं। तो अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो ये जो इंडस्ट्री और इंफीरियरिटी के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो जो इंडस्ट्री में क्या होना है, इसकी जो ईगो आइडेंटिटी है उसको स्ट्रांग होना है। अगर उसकी ईगो आइडेंटिटी यहाँ पर स्ट्रांग नहीं होती, तो इन्फीरियरिटी में जो उसका ईगो स्ट्रेंथ होगा, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि ईगो आइडेंटिटी वो है जो कि आपके अंदर अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट है। अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंट एज योर ईगो आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स एज योर ईगो स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जहां पर आपकी ईगो आइडेंटिटी इंडस्ट्री की टाइप पे या इनिशिएटिव के टाइप पे या प्रोडक्टिव के टाइप पे कम होगी, तो वहां पर इंपीरियरिटी, आपकी जो ईगो स्ट्रेंथ है उसमें इंपीरियरिटी आएगी। रिलेशनशिप यहाँ पर नाइबर के साथ है, स्कूल के साथ है, स्ट्रेंथ यहाँ पर कॉम्पिटेंस। ये देखो, कॉम्पिटेंसीज आना शुरू हो जाती है बच्चे में, स्किल आना शुरू हो जाती है, और बच्चे जो है वो स्किल को यूज करते हुए क्या करते हैं? प्रोडक्टिव वर्क की तरफ जाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन भी थोड़ा पूछ किया इन्होंने, कैन आई मेक इट इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स। की इवेंट यहाँ पर क्या है? स्कूल। बच्चा स्कूल जाता है, उसकी इंटरेक्शन होती है, तो कोशिश करता है कि वो प्रोडक्शन की तरफ जाए या प्रोडक्टिव काम करे। ठीक है, अच्छा, चिल्ड्रन हैव टू कोप विद न्यू सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स। इंडस्ट्री, अगर when child is praised for productive activities such as पेंटिंग एंड बिल्डिंग, यहाँ पर बच्चे अक्सर पेंटिंग, बिल्डिंग इसी तरह की चीज़ों के साथ मुंसलिक होते हैं, और सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसीज जो होता है, कॉम्पिटेंस जो होता है उसमें डेवलप होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखो, इन्फीरियरिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है इन्फीरियरिटी? अगर इफ चाइल्ड्स एफर्ट्स आर रिगार्डेड एज मिजी आर इनएडिक्वेट। अगर चाइल्ड का जो एफर्ट है वो मिजी मिजी कहते हैं थोड़ा गंदा, गंदा किस्म का, इनएडिक्वेट है या मिजी है, तो यहाँ पर क्या होगी? इन्फीरियरिटी। चूंकि यहाँ पर चाइल्ड को इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड जो है वो 7 year to 12 year ये जो एज है, ये चाइल्ड ने खुद ही एफर्ट करना है। लेकिन पिछले जो स्टेजेस है उनके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर पिछले स्टेजेस से ये सक्सेसफुली गुजरा है, तो यहाँ पर भी वो सक्सेसफुली गुजरेगा। लेकिन पिछले स्टेजेस में अगर वो सक्सेसफुली नहीं गुजरा, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? पंस जाएगा, और आगे जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वीक सेंस ऑफ सेल्फ एंड केपेबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर इसी स्टेज से सक्सेसफुली नहीं गुजरेगा, और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व नहीं होगा, और क्राइसिस आएंगे, जिसको क्या कहते हैं, ये जो रिक्रेक्शन है, इसको क्राइसिस कहते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ दिस थ्योरी इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी एक ही स्टेज से पूछे गए हैं कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो है ये कौन सा स्टेज है एरिक एरिक्सन थ्योरी का? तो ये फिफ्थ स्टेज है, फर्स्ट। ये पूछा गया है कि ये होता क्या है। तो आइडेंटिटी में एक बंदा जो है अपना शनाख्त पाने की, अपना शनाख्त बनाने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम,
हु एम आई सेल्फ की तरफ जाता है, जिस तरह कार्ल रॉजर कहता है, जिन्होंने सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है, वो कहता है कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, 12 साल से 18 साल, इस एज को हम कहते हैं लड़कपन, और इसी एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ये जो एडोलेसेंस का एज है, 12 ईयर टू 18 ईयर, 12 ईयर टू 18 ईयर, ये स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी में क्राइसिस आ गई तो बाद में चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। यहाँ पर इस तरह होता है, अक्सर जो बच्चे होते हैं, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना ज़रूर होता है। अगर यहाँ से उन्होंने प्लानिंग नहीं की तो बाद में वो कुछ भी नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 ईयर के बाद एक बच्चा है, वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, तो उन्होंने उसी रास्ते पे जाना है, जिसी तरह अपनी बायो और इसी तरह के जो साइंसेज होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है, और जितने भी कोर्सेज होते हैं उस पर थोड़ा कम फोकस करना होता है। ठीक है, मतलब अपने लिए जो आइडेंटिटी होती है, चाहे वो सोशल आइडेंटिटी है, चाहे वो जॉब वाली आइडेंटिटी है, चाहे जो भी आइडेंटिटी, उसको यहाँ से चूज करना है। अगर उसका गोल सेट ना हो जाए यहाँ से, तो फिर उसकी जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो बहुत ही नमूदार होगी उसकी पर्सनालिटी में बाद में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल, कंफ्यूजन के दरमियान रिलेशनशिप किसके साथ है, या देखो, पीयर्स एंड देन रोल मॉडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने किसी को उन्होंने रोल मॉडल बनाना है, या तो वो डॉक्टर बनेगा तो उसका रोल मॉडल क्या है, डॉक्टर बनना। ठीक है, या तो वो इंजीनियर बनेगा, उसका रोल मॉडल क्या है, इंजीनियर बनना। या वो टीचर बनेगा, या पायलट बनेगा, या किसी और तरफ जाएगा, दिस इज समथिंग रोल मॉडल। ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, फाइडिलिटी। फाइडिलिटी का मतलब है मुखलिसी, अपनी शनाख्त के साथ, अपने फ्यूचर के साथ बच्चा क्या होता है, मुखलिस होता है। ठीक है, क्वेश्चन, हु एम आई, व्हाट कैन आई बी, मतलब मैं कौन हूँ, अपने आप की एक पहचान बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, तो इसीलिए इसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का नाम दिया गया है। पीर रिलेशनशिप, अगेन यहाँ पर पीर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अच्छा, चिल्ड्रन लर्न अ नंबर ऑफ डिफरेंट रोल्स आइडेंटिटी वंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रायोस एबिलिटीज बिलीव्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। आइडेंटिटी को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, वंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रायोस। ड्रायोस क्या होते हैं, मोटिव्स क्या होते हैं, और नीड्स क्या होते हैं। इस पे भी मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा एक आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा। लेकिन नीड्स जो होते हैं वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, याद रखिएगा, नीड्स जो होते हैं वो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। ड्रायोस जो होते हैं वो वो चीज़ें होती है जो सेटिस्फाई करती है किस चीज़ को, मोटिव्स को। और मोटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरनली भी हो सकते हैं और एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पे 5 5 6 6 पॉइंट जो कि इसमें डिफरेंस है, ड्रायोस, नीड्स एंड मोटिव्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एबिलिटीज क्या है, स्पेसिफिकली द स्किल्स। बिलीव्स क्या है, बिलीव जो है, दिस इज द एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ एक्शन इन द सोसाइटी। एक्सेप्टेबल पैटर्न ऑफ एक्शन इन द सोसाइटी, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, दिस इज समथिंग, सॉरी बिलीव नहीं, वो वैल्यूज में मेरे जहन में वैल्यूज आ गई थी। ये जो डिफिनीशन में कर रहा हूँ, ये वैल्यूज क्या, अच्छा, बिलीव्स है एनीथिंग विच डोंट नीड टू जस्टिफाई आर टेस्ट, एक ऐसी चीज जिसकी जस्टिफिकेशन और टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, वो अकायद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है, ना इसकी जस्टिफिकेशन की जरूरत है, ना किसी को इसकी टेस्टिंग की जरूरत है, दिस समथिंग बिलीव। मैं वैल्यूज की डिफिनीशन में आप लोगों को समझा रहा था। वैल्यूज जो है, एनी पैटर्न विच इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, एनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, वो क्या होती है, वो हमारे पास वैल्यूज होती है। बिलीव्स वो अकायद होते हैं जिसको ना टेस्ट करते हैं हम, और जिसको ना हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ना बल्कि करते नहीं है, कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। अगर कोई हमसे पूछे कि अल्लाह ताला एक है, सबूत दो, तो ये तो हमारे अकायद है। हम हाँ उसको कह सकते हैं, अगर अल्लाह ताला के सिवा कोई और माबूद होता तो ये दुनिया का ये जो निज़ाम है ये दरहम बरहम हो जाता। लेकिन ये हमारे टेबूज भी है। टेबूज वो चीज़ें होती है सोसाइटी के अंदर जिसको हम बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करना चाहते, हालांकि उस पर हम स्ट्रांगली अमल करते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये कहते हैं, identity is the one organization of individual drives, abilities, beliefs, and experiences, and to consistent image of self. मतलब what is your self? This is your identity. Identity is something your self.
ठीक है। और सेल्फ कार्ल रॉजर कहता है कि ये तीन चीज़ों से बना है, एक है सेल्फ इमेज, एक है रियल सेल्फ और एक है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो है जो एक्चुअली हम है, आइडियल सेल्फ वो है जो हम बनना चाहते हैं, रियल सेल्फ वो है जो सोसाइटी हमें परसीव करती है कि आप कौन हो। ठीक है। तो दिस इज समथिंग कार्ल रॉजर सेज अबाउट सेल्फ। पर्सनालिटी की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए ये कहता है कि सेल्फ के तीन जो है वो टाइप्स है। तो सेल्फ हमारा क्या है, वो आइडेंटिटी है, हु वी आर, हम कौन है। रोल कंफ्यूजन, ये देखो, फेलर टू एस्टेब्लिश इन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, सेपरेट फ्रॉम द फैमिली एंड हैविंग नो पीयर रिलेशनशिप एंड प्लान्स फॉर एन ऑक्यूपेशन। ये देखो, प्लान्स फॉर एन ऑक्यूपेशन, जिस तरह पहले मैंने आप लोग कहा कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन के लिए आपका प्लान होना चाहिए कि मैं क्या बनूंगा। अगर यहाँ पर आप लोग की ऑक्यूपेशन के लिए प्लान नहीं बनाया गया, आपके जहन के अंदर आपके जो गोल्स है वो आपने सेट नहीं किए, तो आप ईगो डिफ्यूजन की शिकार होगी। ईगो डिफ्यूजन का भी जो है ये कंसेप्ट दिया है ये एरिक एरिक्सन ने, ये भी आप लोग अपने साथ नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को हम इंटीमेसी कहते हैं, और आइसोलेशन इज समथिंग बी लोन, बी एलोन, आर लोनलीनेस। ठीक है। ये 19 ईयर टू 40 ईयर अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर शादी का उम्र है, जिसमें क्या हो जाता है, जो शादी लोग करते हैं, तो इसको सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सा नाम कहा था, एक जेनिटल स्टेज था, एक लेटेंसी स्टेज था। पहले एक जेनिटल एंड लेटेंसी, हाँ वो लेटेंसी स्टेज था लास्ट वाला जो था, जिसमें एक बंदा जो है लीगली सेक्सुअल रिलेशन के साथ एक अपने पार्टनर के साथ वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये कहता है कि 19 ईयर टू 40 ईयर जो है स्पेसिफिकली वही एज है जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आती है। या तो बंदा रिलेशनशिप में बांध दिया जाएगा, शादी के बंधन में बांध दिया जाएगा, या वो आइसोलेट ही रहेगा। ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन के दरमियान, ठीक है, तो रिलेशनशिप यहाँ पर किसके साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, पार्टनर के साथ है। स्ट्रेंथ यहाँ पर देखो लव। ठीक है। क्वेश्चन, कैन आई लव, की इवेंट्स, लव रिलेशनशिप। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट ऑफ फैमिलीज, यहाँ पर फैमिलीज बनना शुरू हो जाती है क्योंकि शादी हो जाती है, एक फैमिली बन जाती है, फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, फिर एक फैमिली जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाती है और फैमिली की जो एक्सटेंशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इंटीमेसी इज द एबिलिटी टू केयर अबाउट अदर एंड टू शेयर एक्सपीरियंसेस विद देम। ये इसकी डिफिनीशन है। इंटीमेसी क्या है, एबिलिटी टू केयर अबाउट अदर, दूसरों का ख्याल रखना और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, दिस इज समथिंग इंटीमेसी, एबिलिटी टू केयर अबाउट अदर एंड टू शेयर एक्सपीरियंसेस विद देम। ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यहाँ पर क्या होंगे, आइसोलेशन, फीलिंग अलोन एंड अनकेयर्ड फॉर इन लाइफ, लॉनलीनेस। अगर इसी स्टेज से बंदा जो है सक्सेसफुली नहीं गुजरता तो फिर उसमें लॉनलीनेस आ जाएगा, क्योंकि उसका पार्टनर ही नहीं होगा, शादी नहीं करेगा तो किसके साथ जो है वो गपशप लगाएगा। ठीक है खजरान भाई, कि नहीं? अच्छा, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। समझ अच्छा, गया मैं, ठीक है। ओके जी, ओके ओके। अच्छा, एज यहाँ पर देखो, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, 40 से 65 ईयर तक ये जो उम्र है, तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, केयर होगी। जो फैमिली ज्यादातर बच्चे होते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो उसके केयर को और उसकी केयरिंग करना, ठीक है, फैमिली की केयरिंग करना, सोसाइटी में मुख्तलिफ चीज़ों की केयरिंग करना, ये सब आ जाता है 40 टू 65 ईयर की एज में। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन कहते हैं जमूत को। स्टेग्नेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपका फोकस जस्ट अपने आप पे होता है, अपने जो वांट्स और अपने जो, अच्छा सुमेरा साहिबा, ओके जी, थैंक यू। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आप अपना जो माइक है वो ऑफ कर लो, लेकिन शुक्र है आपने ऑफ किया। ओके, थैंक यू। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर जो एक्टिविटी और स्टिग्नेशन है, स्टिग्नेशन का मतलब ये है कि जब आप जस्ट अपने जो अ, मतलब नीड्स होते हैं जस्ट उसको सेटिस्फाई करने लगते हो, आपको बिल्कुल ना सोसाइटी की परवाह है ना किसी दूसरे लोगों की परवाह है, दिस इज समथिंग स्टिग्नेशन। और जनरेटिविटी मीन
कि जब आप इन्वॉल्व होते हो, केयर भी करते हो, सोसाइटी के लोगों की केयर भी करते हो, दिस समथिंग जनरेटिविटी। ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पर किधर है? हाउस होल्ड के साथ है, वर्कमेट्स के साथ है। ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है? ये देखो केयर। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पर केयरिंग होगा। क्वेश्चन, कैन आई मेक माई लाइफ काउंट? ठीक है। की इवेंट यहाँ पर क्या है? पेरेंटिंग है। ठीक है, क्योंकि 40 to 65 साल की उम्र क्या है? पेरेंटिंग है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये 21 to 40 जो है वो पेरेंटिंग ही है, क्योंकि 40 to 65 तो यहाँ पर 6 6 7 7 बच्चे होते हैं, और ज़्यादातर हमारे पठानों के, कि नहीं? सर आपकी तो मेरे ख्याल से दादा दादी भी बन जाते हैं 40 से 60 तक। हाँ, यही तो मैं भी ये कह रहा हूँ ना, ये तो वेस्टर्न लिटरेचर की का हिस्सा है। तो इसीलिए इन्होंने ये जो जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन का जो एज है, तो मेरे ख्याल में ये 21 to 35 और 30 होना चाहिए था। हाँ, जी जी, ओके। ओके। प्राइमरी डेवलपमेंटल टास्क इज वन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। ये देखो, मैंने पहले भी आप लोग कहा, जनरेटिविटी मीन कि वो सोसाइटी के साथ हेल्प करेगा, सोसाइटी के साथ अपने आप को मिलाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, एंड हेल्पिंग टू गाइड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। जनरेटिविटी, इंटरेस्ट इन गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इंटरेस्ट इन गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। सोशल इन्वॉल्वमेंट होगी, पेरेंटिंग होगी। स्टेग्नेशन क्या होगा? व्हेन वन इज ओनली, स्टेग्नेशन में एक बंदा एक है, कंसर्न विद वंस ओन नीड्स एंड कंफर्ट्स। ठीक है। मतलब अपने जो उसके नीड्स है और जो आराम की चीजें हैं, जस्ट उस पर फोकस कर रहा है, और किसी भी चीजों पे फोकस नहीं कर रहा, नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है। अच्छा। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर जो है, ये एक रिव्यू है। मतलब जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरी जिंदगी गुजरी है, उस पे या अफसोस करना या उस पे खुशी मनाना, दिस इज समथिंग लास्ट स्टेज, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। कि फॉर एग्जांपल, 65 साल की उम्र से डेथ तक एक बंदा क्या करता है? अपनी लाइफ की रिव्यू करता है, सोचता है कि मैंने क्या किया। अगर किसी ने टाइम अच्छा गुजारा है, तो अपनी जो वो होगा, फुल कॉम्पिटेंट बंदा होगा, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा होगा। लेकिन अगर किसी ने अपनी जो लाइफ है वो सही नहीं गुजारी, और उससे कुछ मिस्टेक हो गए हैं, या उन्होंने लाइफ एवी फजूल में गुजारी है, ठीक है, तो मीन कि वो जो है अपने लाइफ पे पछताएगा कि यार ये मैंने क्या किया है, आज जिंदगी तो वैसे भी गुजरी। ठीक है। तो एज, वो कहते हैं ना कि मौसम भी था तो हम भी था, दामन में था मगर बूने का वक्त ख्वाब तगाफुल में खो गया। ठीक है। सारी चीज़ें थी, जवानी भी थी और सारी चीज़ें थी, लेकिन जो वहाँ पर टाइम था, तो मैंने उनसे काम नहीं लिया, और मैंने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया और इसको धक्का दे दिया। ठीक है। तो ये कहता है कि 65 ईयर टू डेथ है, कॉन्फ्लिक्ट इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। रिलेशनशिप क्या है? मैन काइंड, माई काइंड। ठीक है। मतलब एक अच्छा इंसान, एक एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा। विजडम, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है? विजडम है। क्वेश्चन, इट्स ओके टू हैव बीन मी। रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पर देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देखो रिफ्लेक्शन जो है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर एक्सपोजिशन। जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हो, जो आपकी जहन में है, दिस इज समथिंग रिफ्लेक्टिंग। और रिफ्लेक्टिंग जो है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही एडवांस स्टेज है, कि जब आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाती है कि उसी को आप शेयर करना, उसी को आप जो है एक्सपोज करना शुरू करते हो, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन। आपके जहन के अंदर जो है, उसको आप बाहर निकालते हो, लोगों को फायदा पहुंचाते हो, दिस इज रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग इन एन एक्सेप्टिंग ऑफ one's लाइफ। ठीक है। अच्छा। In the last stages of life, individuals look back over their lives and judge them. ये देखो, अपनी जिंदगी पे क्या करता है? एक सोच दौड़ाता है कि मेरी जो ये जिंदगी है ये कैसी गुजरी। इंटीग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है। डेवलप्ड व्हेन पीपल हैव लाइव रिचली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ एस्टीम, ये अब्राहम मेजलो की फोर्थ स्टेज है, जो कहता है कि इंसान की जो फोर्थ हायरार्की ऑफ नीड है, वो है कि इंसान इज्जत का भूखा होता है, कि सोसाइटी में कोई मुझे इज्जत करे, कोई मुझे अच्छे नाम से पुकारे, कोई मेरा तारीफ करे, दिस इज समथिंग सेल्फ एस्टीम। ठीक है। या देखो, फीलिंग ऑफ विजडम एंड मीनिंग, कि मतलब मैंने जो जिंदगी गुजारी है उस पे फख्र करता है, और कहता है कि मेरे पास नॉलेज है। डिस्पेयर, अगर व्हेन प्रीवियस लाइफ इवेंट्स आर व्यूड विद रिग्रेट।
मायूसी है, ठीक है, परेशानी है, क्योंकि जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। एक्सपीरियंसेस हर्टिची एंड रिमर्स, ठीक है, एंड रिग्रेट, बिटरनेस है ज़िंदगी में, मायूसिया है, ठीक है, क्योंकि वो जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है वो सही नहीं गुजारी। ये इसका एक खुलासा है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है होप है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट जो है विल पावर है, मतलब प्री विल प्री चॉइस है, ठीक है। या अगर हम देखें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट पर्पस है। कॉम्पिटेंसीज इंडस्ट्री वर्सेस इंटीरियरिटी कॉम्पिटेंस है। एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन फाइडिलिटी है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन लव है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन केयर है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है वो विजडम है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सारी जितना भी किस्सा बयान किया हुआ है ये चीज़ें यहाँ पर इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ये तो हमारा कल का टॉपिक था, कल हमें ये कवर करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, एक और छोटी सी थ्योरी है, इसको भी साथ साथ में हम कवर करते हैं। इसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, इसकी तरफ हम आते हैं। ये ब्रूफिन ब्रेनर, अगर नाम याद नहीं हो रहा, वो जो ब्रूफिन वाली सिरप होती है, सिरप, तो उसको याद किया करो, ब्रूफिन ब्रेनर। इसका पूरा नाम है उरी, उरी, इसको हम इस तरह जो है प्रोनाउंस करेंगे, उरी ब्रूफिन ब्रेनर, ठीक है। इलाजा इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी का मैं आप लोग को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका मतलब यही है कि इंसान जब सोसाइटी में आता है तो 5 ऐसे सिस्टम है जो इसके साथ इंटरेक्ट होता है, और इसकी जो बिहेवियर होते हैं वो इफेक्ट होते हैं इसी ही 5 सिस्टम से, ठीक है, सिमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, एक चाइल्ड है, तो जब से वो पैदा हुआ तो वही से वो जो सिस्टम से वो हरकत में आ जाते हैं, और वही सिस्टम उसकी जो बिहेवियर होते हैं उसको असरअंदाज करना, उसको उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। दिस theory was founded by Uri Bronfenbrenner. The theory was published in 1979, ठीक है। ब्रूफिनब्रेनर बिलीव्ड एवरी पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड, ये देखो मेन स्टेटमेंट है इसी थ्योरी का। ब्रूफिनब्रेनर बिलीव्ड एवरी पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम्स। डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम जो है हर एक इंसान को क्या कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है। द थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई वी एक्ट द वे वी डू इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और एनवायरमेंट, ठीक है। आगे हम जाते हैं कौन सा सिस्टम है, ये देखो, चाइल्ड बिल्कुल सेंटर में है। माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम आपका छोटा सा सिस्टम है, जो आपका घर है, जो आपकी फैमिली है। मीजो सिस्टम जो है, अच्छा, माइक्रो सिस्टम में हमारे पास जो आपका स्कूल है वो भी माइक्रो सिस्टम के अंदर ही आता है। स्कूल और आपका जो होम है, फैमिली है, दिस इज माइक्रो सिस्टम। मीजो सिस्टम जो है ये इन दोनों के इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल, जो आपकी फैमिली और जो आपका घर स्कूल है, ये दोनों मीजो सिस्टम में आते हैं। एक्सो सिस्टम में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती है जिसके साथ एक बंदा डायरेक्टली इन टच नहीं होता, बस बट बल्कि उसके इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया, या फॉर एग्जांपल जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो एक्सो सिस्टम में आते हैं। मैक्रो सिस्टम हमारे पास बड़े बड़े ये जो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जस्टिस सिस्टम जो किसी कंट्री के अंदर है, तो दिस इज समथिंग मैक्रो सिस्टम, वो भी इंसान को इफेक्ट करता है। क्रोनो सिस्टम वो होते हैं जो टाइमली, क्रोनो का मतलब है टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं, दिस इज समथिंग क्रोनो। तो क्रोनो सिस्टम वो सिस्टम है जो टाइम के साथ, फॉर एग्जांपल टाइम के साथ एक बाप की ट्रांसफर हो जाती है किसी और जगह, तो वो जो वहाँ पर एनवायरनमेंट होगा या यहाँ से वो जो जा रहा है, तो ये जो चेंजेस इसकी लाइफ में आ रहे हैं, तो वही सिस्टम है, ठीक है। तो ये कह रहा है ब्रूपिन ब्रिनर कि ये जो सिस्टम्स है ये इंसान की जो पर्सनालिटी है और इंसान के जो बिहेवियर है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। वन बाय वन इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। माइक्रो सिस्टम हमारा क्या है, ये देखो, पीर है, स्कूल है, फैमिली है, ठीक है, और नाइबर है। ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे एक माइक्रो सिस्टम है, क्योंकि एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो फर्स्ट इसका जो इंटरेक्शन है वो फैमिली के साथ आता है, फिर वो स्कूल की तरफ जाता है, पीर की तरफ, ये एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन भी है, ठीक है। और ये जो है नाइबर्स है। तो ये जो हमारे पास एजेंसीज है, तो ये क्या करता है, दिस इज कंसिस्ट ऑफ माइक्रो सिस्टम। तो ये क्या करता है, जो बिहेवियर है ये इफेक्ट करते हैं किसी भी बच्चे की। इन द माइक्रो सिस्टम द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल
that he or she has direct contact। ये देखो माइक्रो सिस्टम में वो चीज आएगा जिसके साथ आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट है, फैमिली के मेंबर के साथ, पीर के साथ, स्कूल के साथ और नाइबर के साथ, इन लोगों के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। दिस वाई दिस इज कम अंडर माइक्रो सिस्टम। ठीक है, फैमिली है, पीर्स है, टीचर्स है। ठीक है। अच्छा, मीजो सिस्टम क्या है? इन दोनों का इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल, फैमिली का स्कूल के साथ या पेरेंट्स का स्कूल के साथ जो इंटरेक्शन है, दिस इज मीजो सिस्टम। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मीजो सिस्टम किसी भी चाइल्ड की पर्सनालिटी में। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स जो है फैमिली से स्कूल की तरफ ये जो इंटरेक्शन है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग करे तो बच्चे में मोटिवेशन आएगी। ठीक है, बच्चा जो है वो ग्रो करेगा। क्योंकि मीजो सिस्टम जो है, दिस इज समथिंग लिंकिंग स्कूल विद फैमिली और स्कूल विद होम। ठीक है, in meso system the child is influenced by the experiences he or she has with the people in the microsystem। example, a child may be withdrawn from his or her peer at school because they are not allowed at home। मतलब ये कि होम और स्कूल के दरमियान ये जो एक रिलेशनशिप है, यहाँ पर ये असरअंदाज होते हैं। अगर स्कूल के कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो घर के अंदर असरअंदाज हो रहे हैं, या घर में कुछ ऐसे एनवायरनमेंट है, कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस है या अच्छे पॉइंट है, मोटिवेशन है, तो वो स्कूल में जो है उसको उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। या अगर फैमिली के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, तो वो स्कूल में क्या कर रहा है, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक्सो सिस्टम क्या है? इन द एक्सो सिस्टम द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शंस और पीपल दैट डू नॉट हैव एन एक्टिव रोल इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, एक्टिव रोल किसका नहीं होता? मीडिया का नहीं होता, फैमिली फ्रेंड्स के नहीं होते। तो ये दोनों तीनों जो है ये एक्सो सिस्टम के अंदर आते हैं। ये बिल्कुल बाहर है, मतलब इनके साथ बिल्कुल जो है वो इन टच ही नहीं है बच्चा। मैक्रो सिस्टम हमारे बड़े बड़े सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, फैमिली सिस्टम, सॉरी फैमिली तो नहीं, फैमिली तो माइक्रो में आती है। मैक्रो में जो हमारे बड़े बड़े सिस्टम है कंट्री के, उसको हम मैक्रो सिस्टम के अंदर आते ला सकते हैं। इन द मैक्रो सिस्टम द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर ओन कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द लॉज। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, स्टेटस है, लॉज है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज है, कल्चरल सिस्टम है, ये सारे मैक्रो सिस्टम के अंदर ही आते हैं। क्रोनो सिस्टम जो है हमारे पास वो है जो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। इन द क्रोनो सिस्टम द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोइंग ओल्डर आर शिफ्ट इन वन लाइफ स्पेन लाइक डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स और डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेंबर। ठीक है, तो ये जो टाइम के साथ साथ जो तब्दीलियां आ रही है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू क्रोनो सिस्टम। और ये सारे प्रूफिन ब्रेनर कहता है कि ये सारे जो है ये इफेक्ट करते हैं बच्चे की पर्सनालिटी को। ठीक है, और वमा अलैना इल्लल बलाग। और ये जो टॉपिक था ये आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया। अभी अगर किसी का कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, 2 मिनट मेरे ख्याल में रहते हैं। और शुक्र है कि ये दोनों सीरीज कंप्लीट हो गई आज। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी वाई क्वेश्चन का भी था। क्वेश्चन زما دا و د چې کوم تیوري د پدې کې دا چې کوم ایج ده نو دا د ایجوکیشن کې چینج دی او دلته کې سره دغه کوچ مطلب دی کنه دا هیڅ پرابلم نه کیږي دې کې دا نیم سیکو دا یا نه دا صحیح دی د ما اصل کې ایج هغه کې کتلو نه کې سو 45 to 60 یو دلته کې موږ کتنو 40 to 65 دا سو چینج پکې و دغه د وجه نه تاسو او بل او بل مطلب چا نه دی او نو ورپسې دوباره چیک اپ شوی دی نو دا سر او ټیک وی او دې کې بل خبره سټرینث دا سټرینث ور سره
لږ یادول پکار دي. جی سر. نور تاسو ښه یې که نه؟ ښه دي یار، ډېر مهرباني، مننه. او بل دا ریفلیکشن باندې راته لږ خبرې وکړئ. ریفلیکشن موږ اکثر کوو که نه، اکثر داسې ټریننګ دی